नमस्कार। मैं कौशल किशोर बीएड प्रवक्ता शिवलोक सैनिक महाविद्यालय पड़री मिर्ज़ापुर से। इतिहास के प्रस्तुतिकरण में हमने पूरा पाषाणकालीन इतिहास के विवरण से शुरू करके वैदिक कालीन सभ्यता और धार्मिक आंदोलन की चर्चाएं की हैं। आज की चर्चा का विषय है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम चर्चा करेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। अतः हम आपसे आशा करेंगे कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी चर्चा अपने मित्रों में करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ताकि वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और उसका लाभ उठाएं। और आप अपनी इच्छा अनुसार वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने विचार भी दे सकते हैं ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने कंटेंट में जो हमने इतिहास में रखा है उसको हम बढ़ा सकें, जिससे आपको और भी लाभ मिल सके। अब हम शुरू करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशा, भौगोलिक दशा तथा योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। सर्वप्रथम हर्यक वंश की चर्चा करेंगे, जिसका कालक्रम है 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने 543 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसकी समयावधि को मैं एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ। 543 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जो बुद्ध का समकालीन था। इसका उपनाम श्रीडिक था। इसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया तथा इसे सुदृढ़ता प्रदान की। इसने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ विवाह किया, जिसमें दहेज स्वरूप काशी का प्रांत मिला। इसकी दूसरी पत्नी लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन चेल्लना थी और इसी क्रम में इसकी तीसरी पत्नी मद्र देश के राजा की पुत्री क्षेमा, जो मैं बता चुका हूँ इसकी तीसरी पत्नी थी, अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा और साम्राज्यवादी नीति के तहत बिंबिसार ने काशी तथा वज्र संघ को मगध में मिलाया। इसने अपने ब्राह्मण मंत्री वश्यकार को वज्र संघ में फूट डालने के लिए भेजा था। हर्यक वंश का अगला शासक अजातशत्रु है, जिसका कालक्रम है 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा। इसका नाम कुड़िक था। इसका नाम कुड़िक भी था, यानी कि इसका उपनाम था कुड़िक। अजातशत्रु ने रथमूषल तथा महाशिल्पकंटक नामक नए हथियारों का उपयोग किया। अजातशत्रु के समय लगभग 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह
में सप्तपर्णी गुफा में बौद्धों की प्रथम संगीत हुई थी। और इसी क्रम में हर्यकवंश का जो तीसरा शासक उदयन था, उसका कालक्रम है 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। कब किया? 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यानी कि अपनी राजधानी का स्थान परिवर्तन किया। जो पहले राजगृह थी वह बाद में इसने पाटलिपुत्र, जो उसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसाया था, वहाँ स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार हर्यक के 3 प्रमुख शासकों की चर्चा हुई, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, जिनके कालक्रम की भी चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कालक्रम है 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग ने, या इस वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया या मगध साम्राज्य का अंग बनाया। इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसने एक और राजधानी बनाया, वैशाली। अतः इसके समय में 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और वैशाली। इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और अन्य शासक कालाशोक, जिसका अन्य नाम काकवर्ण भी था, ने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। इसके काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और दूसरा शिशुनाग वंश के कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अतः इस प्रकार हम जो है बौद्ध धर्म के जो संगीत के आयोजन हुए उसकी भी चर्चा की। आगे हम देखते हैं नंदवंश, जिसका कालक्रम है 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक या दूसरे परशुराम का अवतार एवं कली का अंश भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार और कली का अंश भी कहा गया है। महाबोधि वंश इसे उग्रसेन कहता है। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन नाम से व्यक्त किया गया है। इसने एकराट की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? एकराट की उपाधि धारण की। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय सूचित होती है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। यह कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले आया था। कलिंग से क्या उठा ले आया था? जिनसेन की प्रतिमा। इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। किसने कराया था? महापद्मनंद ने। और घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। यह सिकंदर का समकालीन था तथा इसके शासनकाल में 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने कहाँ आक्रमण किया? पश्चिमोत्तर भारत पर। कब आक्रमण किया? 325 ईस्वी पूर्व में। किसके समय में किया? घनानंद, जो नंदवंश का अंतिम राजा था। अतः हम घनानंद
इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इस समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अतः फिर से सुनेंगे, घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसके शासनकाल में 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अतः आज की चर्चा यहीं तक। पुनः फिर अगले वीडियो में हम अन्य चीज़ें प्रसारित करेंगे इतिहास से संबंधित। अतः आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि मित्रों, आप मेरे वीडियोज़ को देखें और लाइक करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर।